हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक और नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ये है एफएम थ्योरी का चैप्टर नंबर 6 ऑन लेवरेज। डिस्क्लेमर नंबर 1, नोट्स हैं सर, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें और फिर इस वीडियो को देखने बैठे। डिस्क्लेमर नंबर 2 या फिर मैं रिक्वेस्ट नंबर 1, अच्छा लगने पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर है सर? इतने याद रहता है यार, इससे ज्यादा याद भी नहीं रहता। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं, लेवरेज। ये भी एक एकदम छोटू सा क्रिस्प रीडिंग है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है। ज्यादातर चीजें तो प्रैक्टिकल में भी कवर हो गई, तो इसको आप थियोरेटिकल चैप्टर ना ही समझो तो भी चलेगा, पर ठीक है कवर कर लेते हैं, 10-15 मिनट लगेगा। इसके अलावा मुझे जो बात करनी है वो ये है सर कि ये जो है ये लास्ट चैप्टर है ऑफ वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 आपकी जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिली है उसमें 6 ही चैप्टर और वो 6 के 6 चैप्टर हमने कवर कर लिए। मेरा ऐसा मानना है कि चैप्टर वॉल्यूम 1 से थ्योरी ज्यादा आने का चांस है, वॉल्यूम 2 से थोड़ा सा कम चांस है, बट वहां पे भी कैश मैनेजमेंट जो चैप्टर है वहां से बहुत ज्यादा थ्योरी पूछ सकते हैं, बट स्टिल वॉल्यूम 1 तक के सारे वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ आप 6 तक पहुंचे तो शुरुआत के 5 भी देख के आए होंगे एंड आगे की 7, 8, 9 जो भी सीरीज है वो भी जरूर देखेंगे। क्लियर है सर? तो आपको ये चीज समझनी है कि सारी प्लेलिस्ट को देखनी भी है। मैंने रिक्वेस्ट किया है नोट्स प्रिंट आउट करें सर, प्रिंट करके उसको अच्छे से पढ़ें। 2 से 3 बार आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 में से 7 से ज्यादा नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड एफएम में थ्योरी में अगर स्कोर कर लिया इसका मतलब है कि आप एग्जामिनेशन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा थ्योरी को कंसिडर कीजिए, ज्यादा नहीं। प्रैक्टिकल ऑब्वियसली हमारा दोस्त यार है, लेकिन थोड़ा सा कंसिडर किसको भी करना है सर? थ्योरी को। With that being said, चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। यह है लेवरेज पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क एंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क? सर इसको कभी पढ़ा ही नहीं होगा ढंग से, मैं आज पढ़ा देता हूं। बिजनेस रिस्क सर एक्चुअल में होती है बिजनेस करने का रिस्क है, दूसरा और कोई रिस्क नहीं है, बिजनेस कर रहे रिस्क है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम बेसी आ सकता है, कम बेसी आने का जो रिस्क है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। बट इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा ये है कि सर बिजनेस रिस्क के 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कंपोनेंट है सेल्स रिस्क, नंबर 2 कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग रिस्क। हम लोग को सबको ना ऑपरेटिंग रिस्क ही ऐसे लगता है, बिजनेस रिस्क मींस ऑपरेटिंग रिस्क, बट रियलिटी ये है बिजनेस रिस्क मींस सेल्स रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को तो मेजर करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज से, सेल्स रिस्क लेवरेज के सिलेबस में कवर्ड होता ही नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ये मार्केटिंग वाले लोगों के लिए है। फाइनेंस वालों के लिए क्या जरूरी है? ऑपरेटिंग रिस्क। क्लियर है सर? तो बिजनेस रिस्क के 2 कंपोनेंट्स है, सेल्स रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क। सेल्स रिस्क क्या है? सेल्स रिस्क है अनसर्टेनिटी अबाउट सेल्स, क्या पता कितना सेल होगा, तो वो जो अनसर्टेनिटी है वही एक रिस्क क्रिएट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिस्क। इसके अलावा ऑपरेटिंग रिस्क क्या है सर? ऑपरेटिंग रिस्क है विथ रिलेशन टू योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल से संबंधित जो खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी अनसर्टेनिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। सेल्स रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क दोनों को मिला के बनता है बिजनेस रिस्क। एक बार पढ़ लेते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद अ फर्म्स ऑपरेटिंग इनकम, इसी को बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी ऑफ फर्म्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस दोज रेवेन्यूज। बात हो गई सेल्स और उससे रिलेटेड खर्चे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क इज नोन एज बिजनेस रिस्क। डन। इसके अलावा है फाइनेंशियल रिस्क। सर फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जब भी आप डेट यूज करोगे भैया तो क्या आएगा? फाइनेंशियल रिस्क। ये चीज पढ़ी हुई है, इससे ज्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ डेट? डेट यूज करने के बेनिफिट्स क्या है और रिस्क क्या है? सर बेनिफिट नंबर 1, डेट सबसे सस्ता। बेनिफिट नंबर 2, ऊपर से टैक्स एडवांटेज। नंबर 3, ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे अगर शेयर इशू करते हैं तो सर मर्चेंट बैंकर वगैरह को बोलना पड़ता है, आईपीओ में इतना एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी कराना पड़ता है, तब जा करके शेयर्स इशू होते हैं। तो वहां पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना सर वो बहुत हाई है। When it comes to obtaining money from public deposits और banks बहुत आसानी से हो जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी क्या है सर? कंसिडरेबली लोअर है। क्लियर है सर? तो 3 पॉइंट्स बताने हैं हमको बेनिफिट्स में। पॉइंट नंबर 1 ये चीपेस्ट है, पॉइंट नंबर 2 इसमें टैक्स एडवांटेज भी है, और पॉइंट नंबर 3 इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी क्या है? कम है। आई होप आपको ये याद रहेंगे बेनिफिट्स। क्लियर? रिस्क क्या है? रिस्क है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का।
फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हमने पढ़ा था शायद चैप्टर नंबर 1 में, याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आखिर है क्या। तो सर ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है कि शॉर्ट टर्म में आपके पास कैश इनफ्लोस की कमी हो गई और आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे नहीं कर पा रहे हो। इस प्रेशर को, इस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये हो सकता है अगर आप ज्यादा डेट इशू करते हो तो। क्लियर है सर? तो बेनिफिट्स में 3 पॉइंट और रिस्क में सिर्फ 1 ही पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, लेवरेज क्या है और बताओ कितने तरह की लेवरेजेस हैं। तो सर डेफिनेशन जो मीनिंग दिया है ना, ये तो एकदम थर्ड क्लास मीनिंग है। अनफॉर्चुनेट है, मेरी ही शीट है, मेरा ही मैट है, बट क्या करूं, अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। यहां पे जो बोला है वो सब उठपटांग चीज बोला है कि लेवरेज क्या है सर? लेवरेज है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म फंड्स ऐसे लिए हैं जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट इनहेरेंट है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट अटैच्ड है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं अपना लेवरेज। लेवरेज रिजेंबल्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज द लॉन्ग टर्म फंड्स विच हैव फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल है प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दोनों में आपके जो खर्चे होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं, तो इसको हम लोग लेवरेज के डेफिनेशन में कवर अप करते हैं। क्लियर है सर? और अगर इसको हम प्रैक्टिकल रेशियोज के हिसाब से समझाएं तो ये एक्चुअल में एक रेशियो है बिटवीन 2 वेरिएबल्स। किसी 2 वेरिएबल के बीच में अगर कोई रेशियो बनाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लेवरेज। वो वेरिएबल्स में क्या क्या आएंगे सर? EBIT, सेल्स, EPS, ये 3 चीजें आएंगी, तब जाकर के क्या बन जाएगा? लेवरेज। गंदा सा डेफिनेशन है सर, तौबा तौबा। नेक्स्ट अप इज टाइप्स। टाइप्स है 3 तरह की सर, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। जानते हो आप ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है सर? ऑपरेटिंग लेवरेज एकदम सिंपल है, आपने कुछ ऐसे एसेट्स यूज किए जिसका फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि ऑफिस, जैसे कि हमारा ये सेंटर, हमारे सेंटर में अगर रेंट लग रहा है तो सर ये हमारा एसेट है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट के साथ आता है। ऐसे एसेट को यूज करने से वी आर इनवाइटिंग ऑपरेटिंग रिस्क, और जिसको हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट with fixed cost in the hope that sufficient revenue will generate to cover up for all these costs। हमको क्या लगता है जगह लेके बैठने का रीजन क्या है? ताकि सेल्स हो और सेल्स होकर के हम अपने खर्चे निकाल पाए। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। इसको मेजर करने का एक तरीका है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला आप सबको मालूम है, वही चीज नीचे मेंशन्ड है। इट टेल्स यू द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन द EBIT। सेल्स में बदलाव आने से EBIT में कितना बदलाव आता है? फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है। DOL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर है सर? आगे बढ़े। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज है यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स विच अट्रैक्ट्स फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल, डेट लेना। अगर आपने डेट इशू किया तो आपने लॉन्ग टर्म फंड्स फाइनेंस करवाए जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है। इक्विटी में नहीं होता सर, पर प्रेफरेंस और डेट में होता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। इसको मेजर करने का मेजर क्या है सर? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, DFL। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा है कंबाइंड लेवरेज सर। कंबाइंड लेवरेज इज एक्चुअली द यूज ऑफ बोथ एसेट एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंड्स जो कि फिक्स्ड कॉस्ट को साथ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि रेंट पे काम भी करना और लोन भी ले लेना। तो ये दोनों काम अगर साथ इकट्ठे कर रहे हो ना सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लेवरेज। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वही चीज डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, वो ये है एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल लेवरेज। एक्सप्लेन हाउ नहीं, ढंग से बैठा नहीं सवाल, बट ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि भैया बताओ फाइनेंशियल लेवरेज डबल एज स्वॉर्ड कैसे हो गया, या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या हो गया। तो सर डबल एज स्वॉर्ड होता है अपना दोधारी तलवार, वो तो आपने पढ़ा होगा। लेवरेज इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ तो ये बड़ा दिखेगा और लॉस हुआ तो भी ये बड़ा दिखेगा। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, बस जो होगा उसको मैग्नीफाई कर देगा। तो ऐसा तो सर वैसा तलवार है कि आपको भी लग सकती है, इसीलिए ये क्या है? डबल एज्ड स्वॉर्ड है। बात करेंगे इस पे। पहले बात कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। सर ये गजब कॉन्सेप्ट है, और इस पे शॉर्ट नोट अगर आया और आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो कंप्लीट वेस्ट है, फेंकने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का इंट्रोडक्शन तो यही है सर कि अगर आप इक्विटी के साथ साथ कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म फंड्स का भी सेवन कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं जिनमें फिक्स्ड कॉस्ट अटैच्ड है,
बोलने की बात है, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल भी है और इसके अलावा डेट और प्रेफरेंस भी है तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप क्यों लेते हो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सर? क्या रीजन है? आप ईपीएस बढ़ाना चाहते हो। आप ये जो फाइनेंशियल लेवरेज ले रहे हो विद रेस्पेक्ट टू बोथ प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज डेट, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप ईपीएस बढ़ाना चाहते हो अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में सिर्फ इतना ही नहीं है, यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स व्हिच अट्रैक्ट्स फिक्स्ड कॉस्ट। नो सर, यूजिंग देम इन एक्सेस विद इक्विटी। अगर आप इक्विटी के संबंध में प्रेफरेंस और डेट को मिलाकर के ज्यादा अमाउंट यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पढ़ लेते हैं एक बार सारा की सारी चीजें। यूज ऑफ फंड्स विद फिक्स्ड कॉस्ट along with equity share capital is known as trading on equity. The basic aim of financial leverage is to increase EPS to equity shareholders using the fixed cost fund. When the quantity of the fixed cost fund is relatively high in comparison to equity capital, मैं जो बोल रहा था, अगर ये fixed cost fund की quantity ज्यादा हुई with respect to equity capital, तब हम लोग बोलते हैं the firm is trading on equity. क्लियर है सर? मेरे ख्याल से कुछ नया सीखे, पक्का कुछ नया सीखे। इसके अलावा है हाउ लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो ये सर बड़ा सिंपल है, फाइनेंशियल लेवरेज लेने से आपका ईपीएस बढ़ता है, माना इस बात पे, क्योंकि फॉर्मूला भी होता है ना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ईबीआईटी के बढ़ने से ईपीएस बढ़ता है, बहुत जोर से बढ़ता है, अच्छी बात है, पर ईबीआईटी ये घटने से घटता भी है। तो ईपीएस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसीलिए ये डबल एज स्वॉर्ड है। क्लियर है सर? पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट फंड में हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई और ईपीएस दोनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाउएवर, जब आपकी कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है, तब क्या होगा? हाउएवर, व्हेन द कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन द रिटर्न इट विल अफेक्ट, it will generate, complete नहीं है थोड़ा, when the cost of debt is more than the return it will generate, it will affect return on equity and EPS both unfavorably और financial distress की situation create कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं double edged sword। क्लियर? विद दैट बीइंग सेड, हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि लेवरेज पे था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। थ्योरी पूरी बढ़िया से पढ़ ली। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख सकते हैं, कोई हानि नहीं है। और इस शीट को कम से कम 3-4 बार पढ़ें ताकि आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाए, इंश्योर करें बढ़िया से तैयारी हो। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वॉल्यूम नंबर 1 आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सो वी हैव डन टेक्निकली यहां तक अगर आपने सारे वीडियो देखे तो 50% थ्योरी कंप्लीट हो गई। और कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। तो इतना कर आकर के अच्छे से तैयारी हो गई है। अगर आपको जरा सा भी कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, जरा सा भी आपका भला हुआ, तो किसी और का भी भला करें। वीडियो को जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दिखाएं और सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल में। क्लियर सर? विद दैट बीइंग सेड, सी यू ऑल, बाय।